हेलो स्टूडेंट्स। चंदमनी आईएएस एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम करंट ट्रेंड को समझें। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2022 का प्री का क्वेश्चन पेपर। साथ ही यह भी हम देखेंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को डील करते वक्त। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये है यूपी पीसीएस 2022 का सेट बी का क्वेश्चन पेपर। 12 जून को ये पेपर हुआ था। इसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं और आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिनके टोटल मार्क्स पेपर के होते हैं 200। तो आइए देखते हैं, यही सब बातें लिखी हुई हैं। एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रितेश पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, आपका कोई भी माध्यम हो। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है ज्योतिबा फुले से रिलेटेड पूछा गया है कि ज्योतिबा फुले जो हैं वो किससे एसोसिएटेड थे। तो हम लोगों ने अपना मॉडर्न हिस्ट्री में चीज़ पढ़ी हुई है कि देखिए, सिविल डिसोबीडियंस किसका था? महात्मा गांधी जी का। तो ये होगा नहीं। ट्रेड यूनियन से हम लोग किसको देखते हैं? यानी लाला लाजपत राय को हम लोग ट्रेड यूनियन से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो ये किससे जुड़े हुए थे? ये थे एंटी कास्ट मूवमेंट से, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। इन्होंने गुलामीगिरी नामक पुस्तक लिखी थी और ये जो है एक खुद भी ये माली कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सरल प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। देखिए, प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। इसमें आपको जो है ना वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वार्षिक रिपोर्ट किसके आधार पर मांगा गया है। तो ये मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उससे सबसे ज़्यादा जेन्युइन आपको डाटा मिलता है। तो आपको जब भी एग्ज़ाम से पहले एक बार मिनिस्ट्री की डाटा पे जो है ना ये देखना बड़ा ज़रूरी है, स्टेट वाइज डाटा किसका आया हुआ है। तो इसमें लोहो आईएएस जो है उनके बारे में आपको अरेंज करना है कि इसमें से टॉप के 2 कौन से राज्य हैं। अब ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं लोहे में? उड़ीसा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ दिया है, झारखंड दिया है, कर्नाटक। ये चारों ही राज्य जो है ये लोहा उत्पादन करते हैं। परंतु 2021 की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की डेटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लोहा किसने उत्पादित किया? इस नंबर 1 पर था उड़ीसा और दूसरे नंबर पर था छत्तीसगढ़। तो आपने अगर रिपोर्ट देखी होगी तो इसको आप कर पाएंगे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 ये डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन है। इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो विश्व खुशहाली सूचांक 2022 था उसमें इंडिया के रैंक को पूछा गया था। तो ये उस टाइम करंट में आया हुआ था और इसका सही उत्तर हो जाएगा 136। वैसे भी जो प्री का पेपर है उसके लिए हमें कम से कम 1 साल का जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना बड़ा क्रिटिकली ज़रूरी है, क्योंकि प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं करंट से। अभी हम देखेंगे, पेपर बड़ा अच्छा था, मिला जुला। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है? उसमें आपको मिलान करना है। एक तरफ बिल्डिंग दी हुई है और एक तरफ दिया हुआ है कि उसको बनाया किसने था। इसमें आपके देखिए एक तरफ दिया हुआ है सुल्तानगढ़ी। देखिए, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्नों में सबसे अच्छा कैसे डील करना है, तो इसमें अगर आपको चारों नहीं भी पता है, 2 पता होने से भी आपका काम चल जाता है। अभी इसमें देख लेते हैं। सुल्तानगढ़ी जो पहले से ही किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? 3। बी का क्या? लाल महल किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया हुआ था। ठीक है, अगर आपको ये भी पता है तो इसमें क्या होगा? ऑड वन आउट करके हमें पता चल जाएगा सी और डी नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा बड़ा फेमस है और ये हमें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक का बनवाया हुआ था। तो अगर आपको ये पता है तो आप इसको कर पाएंगे, सारे नहीं भी पता है तो। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम में माइंडसेट रखना बड़ा ज़रूरी है। हमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते वक्त कि अरे हमें चारों ऑप्शन नहीं पता, अब हम कैसे लगाएंगे। कूल होके एकदम पेपर दीजिए, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और 10 से 12 सेकंड में ऐसे प्रश्न हल होते हैं। समय बचा के रखना है। आगे जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं उनको डील करने में थोड़ा समय लगता है, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। डायरेक्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजर फॉर एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो देखिए, एक जो यूकेलिप्टस का पेड़ है इस यही एक खतरा है। क्यों? क्योंकि अत्यंत ये पानी ज़मीन से सोखता है और जिस जगह लगा दिया जाता है वहाँ जो ग्राउंड वाटर टेबल का जो पानी का स्तर है ज़मीन में वो बहुत कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 6 आ गया आपका असर्शन रीजन का। इसमें आपको कह रखा है कि जो 20वीं सदी शताब्दी थी उसमें क्या हुआ? पॉवर्टी और पुअर
लोगों की जो है संख्या बढ़ी, जो कि देश के लिए कंसर्न था, है ना, चिंता का विषय था। तो ये असर्शन के दिया हुआ रीज़न दिया हुआ है, स्ट्रेटेजिकली देयर वाज अ लैक ऑफ टारगेट एक्शंस ड्यू टू विच द इशू गॉट मोमेंटम। रणनीति रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था और जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो देखिए 20वीं शताब्दी की बात हो रही है भारत के उपला संदर्भ में, तो इसमें हम देखेंगे कि 1950 से 1975 के बीच में भारत में जो गरीबी का दर था, जो पॉवर्टी थी, वो बढ़ी 47% से बढ़ के 56% के आसपास हो गई। ठीक है, तो ये बात सही है। फिर इसमें रीज़न की बात हो रही है, तो रीज़न में क्या हुआ कि पैसा तो बहुत लगा सरकारी, परंतु वो जो योजना जितनी भी सरकारी आई वो ग्राउंड पर रियलाइज़ नहीं हुई। उसके कई कारण थे, ब्यूरोक्रेसी थी, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, ग्राउंड पे वर्क नहीं था, पीपल का जो जनता थी उसका सरकार से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कुल मिला के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा कारण था, जिसकी वजह से ये फेलियर का कारण बनी। तो ये दोनों ही बातें सही है, इसलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसको आपको समझ के करना है। अगर आपको आंकड़े नहीं भी पता हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। ये डायरेक्ट आपका करंट से एक प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी 2022। ये टूर्नामेंट हुआ था लखनऊ में। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपका इंटरनेट आपकी नेशनल न्यूज़ भी है और ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ भी होगी। इसका सही उत्तर होगा पीवी सिंधु। ठीक है, तो आप लोगों ने करंट पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगी बात। ऑप्शन जो आपका प्रश्न नंबर 8 है, ये डायरेक्ट आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, डीडीटी से रिलेटेड। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो है, इसमें से ये क्या है? तो देखिए डीडीटी का जो है कीटनाशक है, ये एक तरह की, है ना। और इसके साथ सबसे बड़ा क्या है कि ये जो है केमिकल है, रासायनिक है, और ये जो है खेती में नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? ये जल्दी से जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बहुत समय तक खेत में रहती है और नुकसान पहुंचाती है, कीड़े मार देती है, और इकोलॉजी जो आपकी फूड चेन है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, कौन सी? डीडीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 भी करंट से रिलेटेड है। 45वीं जो वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप हुई थी उसके संदर्भ में है कि इटली में हुई थी। स्पोर्ट्स आप करंट अफेयर्स का है प्रश्न, और इंडियन टीम ने वहाँ सिल्वर या रजत पदक जीता। तो देखिए स्पोर्ट्स हमारी यूपीपीसीएस में बड़ा अच्छा पूछा जाता है पहले, अब धीमे धीमे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब टेनिस के प्रश्न हो गए और विभिन्न तरह के प्रश्न और पूछने लगे। पहले आईपीएल पूछा जाता था, उसके बाद आया कि जो फार्मूला 1 रेसेस से क्वेश्चन बहुत आने लगे। पर अभी इधर हाल फिलहाल में देखा हुआ टेनिस हो गया, स्विमिंग हो गया, और जब से कॉमनवेल्थ हुआ है ओलंपिक में कई सारे पदक इंडिया ने जीते हैं। तो बॉक्सिंग, रेसलिंग, जहाँ जहाँ विभिन्न इंटरनेशनल और नेशनल जितनी भी इवेंट्स होते हैं और भारत वहाँ कहीं ना कहीं जीता है, तो वो इवेंट हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए प्रश्न भी पूछा गया था इसी, और इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जो रूरल पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए कहता है वाटर के। तो कौन सा है वो? क्या वो जल क्रांति है, क्या वो पानी संसद है, हरियाली है, नन ऑफ द अबव है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? हरियाली। अभी तक हमने जितने भी 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, इसलिए ये पेपर इजी टू मॉडरेट बोला गया। और फिर भी इसकी जो कट ऑफ थी पेपर की वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई, धीमे धीमे यूपीपीसीएस में कट ऑफ जो है वो कम होती जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो रिपीट होना कम हो गए हैं। जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर 40% प्रीवियस ईयर से आता था, वो कहीं ना कहीं अब जो परसेंटेज है वो 20% के आसपास रह गया है। ठीक है, तो यूपीपीसीएस अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, यही ट्रेंड है। करंट से जुड़े हुए स्टैटिक पोर्शन जैसा यूपीएससी पूछता है ना, यूपीपीसीएस भी उसको फॉलो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, ये रिपीटेड प्रश्न है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा हुआ है कि ये कब लागू हुआ था। बड़ा कॉमन प्रश्न है, इजी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12वें को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12वां क्या कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में कब ऐड हुआ? तो
हमें पता है 86वां अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 का, उससे राइट टू एजुकेशन आया। इससे पहले डीपीएसपी होता था, उसके बाद ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंडर, है ना। चलिए, ये सब बातें कॉमन सी हमें पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से, तो हमें पता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं कि विद रेफरेंस टू वैल्यू आईटी ब्रांड्स, देखिए इंडेक्स आई थी करंट की, उससे एक क्वेश्चन है। 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो करंट और इकोनॉमिक्स से मिला के आते हैं। इकोनॉमिक्स भी करंट ही पूछी जाती है, स्टैटिक का इक्का दुक्का क्वेश्चन रहता है, बाकी जितनी इकोनॉमिक्स है वो करंट से, और बाकी जो ओवरऑल करंट अफेयर से वो आता है। तो एक बहुत मोटा पोर्शन आप कह सकते हैं, लगभग लगभग 1/4 पोर्शन जो है वो करंट से बेसिस होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ये आईटी ब्रांड के बारे में पूछा हुआ, इसमें कहा गया जो एसेंचर नामक ब्रांड है, आईटी कंपनी है, वो वर्ल्ड वाइड आईटी ब्रांड थी 2022 की, और टीसीएस जो है, जो भारतीय ब्रांड है, ये दूसरे नंबर पे था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ही इसमें ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, ये स्टैटिक क्वेश्चन है पॉलिटी का। ये आपसे कह रहा है विच इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें क्या है, आपको जो साल चुनाव हुए हैं उतने तो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे कहीं अगर नगर महापालिका के भी चुनाव हुए हैं और वहाँ वो बात काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो उस राज्य के से जुड़ी आपकी सीट की संख्या आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले साल इलेक्शन हुए थे, उत्तराखंड के हुए थे, गोवा के हुए थे, तो ये सब इसलिए करंट का न्यूज़ बना हुआ, इसलिए पूछा गया। और आप लोग सोचते हैं कि जो है पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं, है ना। तो करंट से जुड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। अब इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं, ये पता है। उत्तराखंड की पता है, गोवा में 40 हैं, और जो मणिपुर है यहाँ सीटें हैं 60। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर जो 15 था ना, ये विवादित प्रश्न था, तो ये गलत है प्रश्न ही। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के बारे में पूछा है। एग्ज़ाम हुआ था जो है 12 जून को, और एसडीआई इंडेक्स 2022 आई थी 8 सितंबर 2022 को, है ना। तो पूर्व अनुमान तो नहीं लगा सकते, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 16 आपसे कह रहा है कि रिवर बेसिन के बारे में आपको बताना है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया क्या है। तो अमूमन होता है क्या, हम लोग गंगा, ब्रह्मपुत्रा और एक आध दो और छोड़ देते हैं, पर ये 10 नदियाँ को जो क्रम है ना, ये आपको जो है कंठस्थ याद होना चाहिए। ये देखिए प्रश्न आ गया, और ये कई बार इस तरह का प्रश्न जो आयोग ने पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महानदी। ठीक है, कई लोगों ने कहा था नर्मदा होगा, पर आयोग ने फिर महानदी को ठहराया। और ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो महानदी का जो एरिया है, ड्रेनेज एरिया, वो सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। डी। आपका 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न कह रहा है कि थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब अगर आप इसको जो है गरमाओगे कार्बन की फॉर्म को, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ठोस जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड। ये तो बड़ा इजी प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, ये डायरेक्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वाला सेक्शन है उससे आया हुआ है। अब इसमें क्या आपको बताना है कि जो है अलग अलग जो ये समाज है या जो सभाएं हैं, ये कहाँ से रिलेटेड हैं। अब जैसे राधा स्वामी सत्संग है, तो राधा स्वामी सत्संग जो है ये कहाँ से? ये है ब्यास से जुड़ा हुआ, जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसलिए ए नहीं होगा, हमें करेक्ट वाले की जांच करनी है। बी क्या कह रहा है? भारत धर्म महामंडल, तो भारत धर्म महामंडल कहाँ जुड़ा हुआ है? हरिद्वार से। ठीक है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा, ये कहाँ की है? ये कलकत्ता की है। यही इसका सही उत्तर है। ठीक है। और आपका ऑप्शन डी क्या कह रहा है? देव समाज, तो देव समाज कहाँ से जुड़ा हुआ है? देव समाज जुड़ा हुआ है आपका लाहौर से, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो इसमें अगर आपको सही पता है तो वो लगा दीजिए, नहीं पता है तो फिर हमने आपको बता ही दिया इसका क्या उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। बड़ा ही सवाल इजी है, एनवायरनमेंट का, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 20वां क्या कह रहा है प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द लार्जेस्ट टाइडल एरिया, है ना, जहाँ पर ज्वारी शक्ति उत्पाद सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए कहाँ है? मन्नार कोस्ट में, खंबत की खाड़ी में, केरला कोस्ट में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? खंबत की खाड़ी में, है ना। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर बहुत सारे टाइडल प्लांट्स भी इंडिया के लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह है मैच द फॉलोइंग। इसमें एक तरफ आपको क्या है? पादप रोग दिए हुए, दूसरी तरफ इसके कारक दिए हुए हैं। अब इसमें अगर आपको कोई दो भी पता है तो आप इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। जैसे सिट्रस कैंकर है, ये बड़ा कॉमन डिसीज, हर किताबों में दिया हुआ है। ये किससे? बैक्टीरिया से होता है। रेड रॉट डिसीज जो गन्ने की है,
वो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपकी फंगल इन्फेक्शन। तो ये आपको अगर 3 और 4 पता है तो भी आप ऑप्शन सी लगा लेंगे। बाकी देख लेते हैं। जो कृष्णकांत डिसीज ऑफ पोटैटो है, ये किसकी वजह से होती है? तो ये डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और साहू डिसीज ऑफ ईस्ट, ये कीट के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेंटल प्रेजेंस होने से भी कई बार आपके प्रश्न जो है नहीं भी बन रहा है, आपको एक दो उसमें पता है तो वो भी मैच द फॉलोइंग में सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि आगरा और दार्जिलिंग जो है वो सेम लैटिट्यूड पर है। ठीक है, सेम चांद पे हैं, परंतु जो जनवरी का टेम्परेचर आगरा का वो 16 डिग्री और दार्जिलिंग का 4 डिग्री। अब आपको 16 डिग्री और 4 डिग्री नहीं भी पता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, पता है कि दार्जिलिंग जो है वो पहाड़ी इलाका है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, और ये पहाड़ पे मौजूद तो इसलिए ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो लगभग सही लग रहा है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो जो तापमान है वो गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, इसीलिए जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है वो ठंडे होते हैं। तो हमने एडियाबेटिक लैप्स रेट पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर में तो 6.5 डिग्री की गिरावट आएगी प्रति किलोमीटर। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में, तो इसलिए इसके दोनों बात सही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल शेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त टू के संदर्भ में ये आपके प्रश्न के सवाल हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ शाका विक्ट्री, जो चंद्रगुप्त टू ने शाका के ऊपर अपनी विजय प्राप्त की थी उसके अवसर पर उसने चांदी के सिक्के, रजत के सिक्के जारी किए थे। ये बात हमें पता है, हम लोग एशियन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ये बात सही है। और इनका जो वजन है वो 33 ग्रेन के बराबर होता था, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये घोर एशियट प्रश्न आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ी हुई है प्राचीन इतिहास तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 जो है ये आपका प्योर पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जॉइंट पब्लिक सर्विशन क्या हो गया, हर स्टेट का अपना एक आयोग होता है, लोक सेवा चयन आयोग। ठीक है, और अगर कोई दो स्टेट हैं, दो राज्य हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा है कि हमारा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए, तो ये अधिकार किसको है? जाहिर सी बात है पार्लियामेंट को। स्टेट की सरकारें आपस में तो कर नहीं लेंगी, किसी से रिक्वेस्ट करेंगी तो अपने बड़े के पास जाएंगी, और कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, तो इसलिए इसका यही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 फिर मैच द फॉलोइंग आया हुआ है। इसमें तरफ क्या है, एक तरफ आपको दिवस दिए हुए हैं और एक तरफ इसमें घटना या कौन कौन से अवसर हैं उस पर है। तो इसमें भी अगर आपको दो ढंग से पता है तो आप ये कर लेंगे। अब जैसे आपका क्या है, अप्रैल 18 है, तो अप्रैल 18 को क्या होता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है ना, विश्व विरासत दिवस होता है। 22 तारीख को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। 29 जुलाई को क्या होता है? इंटरनेशनल टाइगर डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। 5 दिसंबर को क्या होता है? 5 दिसंबर को हमारा विश्व मिट्टी दिवस या विश्व मृदा दिवस बोलते हैं इसे, ये होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको दिवस की जानकारी होनी चाहिए, अलग अलग थीम भी पता होनी चाहिए। पर जो पिछले साल 21 का पेपर आया था उसमें कई सारी थीम्स के बारे में पूछा था, तो अलग अलग जो दिवस होते हैं उस पर जो एजेंसीज हैं वो थीम्स भी जारी कर देती है ना, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि हमें करंट ट्रेंड के अनुसार ना केवल जो दिवस बल्कि उनकी थीम भी जानना बड़ा ज़रूरी है ना। तो आप जब तैयारी करेंगे तो करंट में चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा, थीम को स्किप मत करिएगा, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, कंपटीशन बड़ा टफ है। चलिए प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड, इंडियन सिटी स्मार्ट सिटी अवार्ड आए थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, उसकी जो कैटेगरी और विनर थे, तो उसमें आपको मैच करना है। ये भी आपका करंट का है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? कल्चर, तो कल्चर में किसको अवार्ड मिला था? तो यहाँ देख लीजिए, कल्चर में किसको अवार्ड मिला था? तो इंदौर को मिला था। गवर्नेंस में वडोदरा को मिला था। सोशल एस्पेक्ट में तिरुपति को मिला था, और अर्बन एनवायरनमेंट में भोपाल को मिला था। इसको आप देख लीजिए क्या बनेगा, 2143 बन जाएगा इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इन इंडिया इज, भारत में सौर ऊर्जा की पहल बड़ी हो रही है। इंटरनेशनल सोलर लाइंस बना हुआ है और भारत में बढ़ चढ़ कर जो है देश में इन चीज़ों को लागू किया हुआ है। साथ ही साथ जो SDG गोल्स हैं 2030 के, उसमें भी सौर ऊर्जा का बड़ा बोलबाला है। तो उन चीज़ों को देखते हुए कई सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको सोलर एनर्जी से संचालित किया जा रहा है। अब उसी से पूछा कि पहला एयरपोर्ट कौन सा है जो सोलर एनर्जी से चल रहा है पूर्ण तरह, तो वो कौन सा है? वो कोचीन एयरपोर्ट है। ये पिछले साल के करंट की न्यूज़ है। ठीक है, चलिए, इतना अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि करंट को छोड़ के गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो करंट पर जोर देना अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 भी आपका करंट से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है कि इसमें जो मिस वर्ल्ड 2021 हुआ था उसका खिताब मार्च 2022 में दिया गया। तो बता दिया कि मार्च की न्यूज़ है जी। अब आपको ये बताना है प्यूर्टो रिको में जो हुआ था उसके विनर कौन थे। बड़ा इजी प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा कैरोलिना बिलावस्का। ये पोलैंड की जो है महिला हैं और इनको मिला था ये अवार्ड। चलिए प्रश्न नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है LBS एक इकोनॉमिक मेजर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। अब आपको LBS का फुल फॉर्म बताना है। बड़ा ही सरल प्रश्न है। तो एक लीड बैंकिंग स्कीम चालू हुई थी, वही इसका सही 1969 में जो लीड बैंक स्कीम हुई थी उसी का फुल फॉर्म पूछा, तो बड़ा आसान था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 30 आपसे कह रहा है बैसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो है ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। तो इससे कौन सी बीमारी होती है? निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, वूपिंग कफ है। तो अगर या तो आपको पता है कि ये बैक्टीरिया तो आप लगा लेंगे। ठीक है, तो वूपिंग कफ है ये इसका आंसर है। और BCG वैक्सीन लगती है वूपिंग कफ के लिए, ये आप लोगों को शायद पता होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए कि वूपिंग कफ के लिए BCG वैक्सीन लगती है और ये जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 बड़ा रोचक प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सा माउंटेन है उसमें नहीं आता। तो इसमें अगर आपको पता है एक कि अन्नामलाई जो है ये कहीं साउथ में है ना, दक्षिण क्षेत्र में भारत के, हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो आप कर ले जाएंगे। अब आपको अगर ये पता है कि अन्नामलाई नहीं है तो A B C तीनों गलत हो गए, ऑप्शन D बच जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को ऐसे भी हल किया जा सकता है अगर आपको ऊपर के नाम पता भी नहीं है। और अगर पता है चोई और लोहित से आपके हिमाचल में है, हिमालय में है, हिमालय रेंजेस में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो बस अन्नामलाई बड़ा फेमस है तो इसलिए इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल प्रश्न था ये देखिए ये प्रश्न आपका प्रीवियस करंट ईयर से काफ़ी साल पहले का। तो एक आध प्रश्न जो है वो बहुत पुराने करंट अफेयर से भी आ जाता है, तो ऐसे प्रश्न को चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। बहरहाल हम लोग कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 मतलब जो यूपी का बजट 2020 का है उससे प्रश्न है सीधा सीधा कि बजट का जो अमाउंट था वो 5,12,860.72 था। जो नई स्कीम थी बजट में वो 967.87 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, तो अगर आपको इफेक्ट डाटा याद है तो आप लोग कर सकते हैं इसे। बहरहाल ये दोनों बातें सही हैं, पर ऐसे मसलों में जहां आपको डाटा श्योर ना हो तो केवल सीधी सी सलाह ये, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं आप अगर आपको टू द पॉइंट डाटा याद नहीं है। आयोग थोड़ी सी एक आध संख्या में घुमा देगा आपको और आप वहाँ गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो न्यूमेरिकल डाटा है वो एग्जैक्ट याद ना हो तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को स्किप कर दीजिए, नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका भक्ति मूवमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक तरफ फिलोसफर दी हुई है और उनकी फिलोसफी दी हुई है। अब देखिए मैच करना है इसमें। अगर आपको एक भी याद है तो भी आपका गलती की गुंजाइश नहीं। अब देखिए अगर आपने जो चार है, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य, इनमें से अगर आपको एक की भी फिलॉसफी कंठस्थ पता है तो आप ये कर ले जाएंगे। जैसे रामानुजाचार्य की विशिष्ट द्वैतवाद थी, ये अगर आपको पता है तो आपका भाई ऑप्शन D हो गया। आगे देख लेते हैं। माधवाचार्य श्योर होने के लिए है ना, एक पर आंसर नहीं लगाया जा सकता। तो माधवाचार्य की क्या फिलॉसफी थी? माधवाचार्य की द्वैत थी। निम्बकाचार्य की कौन सी फिलॉसफी थी? तो इनकी द्वैत थी। वल्लभाचार्य की शुद्ध द्वैतवाद थी। ठीक है, तो अगर आपको ये बात पता है तो आप ये कर लेंगे, ऑप्शन D हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपका असर्शन रीजन का ये कह रहा है फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबंडेंस इन लिम्नेटिक जोन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है? छोटे छोटी
जो एल्गी के कण हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लेंट्स, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उस पर छोटे छोटे कीट पतंगे फीड करते हैं, फिर उसमें मछलियाँ फीड करती हैं। चलिए, इकोलॉजी का आपका एनवायरनमेंट का प्रश्न है। तो सही बात है, लिम्नेटिक जोन में फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बहुत बढ़ जाती है। लिम्नेटिक जोन क्या है? लिम्नेटिक जोन वो हिस्सा है पानी का जहाँ पर सूर्य की रोशनी प्रॉपरली पहुँचती है और ये ओपन वाटर है, मतलब क्लोज सिस्टम नहीं है। तो ये बात सही है, खुला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाती है। अब असर्शन रीजन को पूर्ण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 34 का आंसर सही क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ज्योग्राफी का एक सरल सा सवाल था। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो सबको पता है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब उसको ऑड वन आउट से कर लीजिए, तो डी गलत हो गया। बी क्या कह रहा है? इंडिया ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, तो टू तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपके क्या ऑप्शन होंगे? ए और बी हो सकता है। सी क्या कह रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू टू लेटीट्यूडनल हाफ। तो अगर देखा जाए तो जो कर्क रेखा है वो भारत को दो हिस्सों में बांटती है, लगभग लगभग, है ना, 20 से जाती है, आपने देखा होगा। तो इसलिए तीसरा भी होने की संभावना है। चौथा क्या कह रहा है? इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन। तो भाई साहब ये समझिए कि अगर 3 और 4 दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते ना। क्या होगा? ट्रॉपिक जोन के ऊपर अगर हमारा देश ट्रॉपिक जोन में अगर होगा तो फिर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। हमारा नॉर्दर्न रीजन में ठंड का कारण यही है, ट्रॉपिक जोन में आता है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो गया गलत। तो इसलिए आपका सी और डी गलत हो गए। बच गया क्या? ऑप्शन ए, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो अब यूपी की जो है स्टेट को आप जो स्किप नहीं कर सकते। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि यूपी स्टेट को स्किप कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। पर सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि 1975 में इनमें से किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन हुआ था। ठीक है, तो बताइए वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? क्या वो चंबल है, रायपुर है, कटरनिया घाट है, किशनपुर है? तो इसका सही उत्तर होगा कटरनिया घाट। कटरनिया घाट कहाँ पड़ता है? बहराइच में। तो बहराइच जो जिला है वहाँ पर कतरनिया घाट है, और इसका 1975 में क्या हुआ था? गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है। ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई, कई बार हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है। बेसिक स्ट्रक्चर की कहाँ से बात हुई? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस में किया था, बड़ा ही फेमस केस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो आपको क्रोनोलॉजी के लिए आपको सही सही सन पता होनी चाहिए। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है? जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई? चिटगांव शस्त्रकार छापा कब हुआ? है ना, तो देखते एक एक करके देख लेते हैं। गदर पार्टी कब हुई? 1913 में सेटअप, है ना। चिटगांव आर्मी रेड 1930 की है। आपकी इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन ये 1915 की है। लगा लेते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी आई। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस कब हुआ? 1929 में। तो सबसे पहले क्या हुआ? वन, तो आपके सी और बी बच गए। ठीक है, फिर 3 नंबर आ गया 1915 का, तो ये श्योर हो गए। फिर जब आपको पता है उसके बाद क्या होगा? सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस होगा, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी वाला, है ना। पहले 1913, 1915, 1929 और 1930। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आपको पर्सन दिया हुआ उनसे किनसे कंसर्न है वो देखना है। तो एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो ये ए के लिए तो 3 हो गया। जो मिस्टर एल के झा हैं इनको इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। आपके वर्गीज कुरियन हैं तो इनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं हम लोग, उसकी जाना जाता है। और मोरारजी देसाई को सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए, इसमें अगर आप एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में आपको पता है, तो बस इतने से आपका काम हो जाएगा, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी ये प्रश्न होते हैं, है ना। चलिए, अब इसमें आपको क्या एक तरफ ट्राइब दी हुई, एक तरफ उससे संबंधित स्टेट दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। केरिया कहाँ की है? उड़ीसा की, सही मिला हुआ है। कुकी कहाँ की है? तो ये गलत है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। कुकी कहाँ से बिलोंग करती है? मिजोरम और मणिपुर से।
येनाडी नामक जो ट्राइब है कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, तो 3 भी नहीं होगा। 4 पलियानी तमिलनाडु, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही है, 1 और 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे ट्राइब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाइल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। जो चिली जो देश है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक है विश्व में। दूसरा आपका इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि जो एंडीज क्षेत्र है, कहाँ पर, चाइल का जो नॉर्दर्न या उत्तरी भाग है उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट पाए जाते हैं किसके, पॉरीफेरी कॉपर के। तो अगर आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी हुई है तो आप इसको कर पाएंगे। तो दोनों ही बातें सही हैं और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है जिसको आप मीडियम लेवल का कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंड करता है। देखिए अनावश्यक तुक्का मारने की पेपर में यूपीपीसीज में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग रखी इसीलिए गई है कि जहां आपने अंदाज़ा लगाया और अंदाज़ा गलत हुआ और आपने दिए नंबर अपने, है ना। तो इस चीज़ को संयम बना के करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज सोशल प्रॉब्लम। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे, है ना, स्कॉलर बताने आपको रिसर्च के कौन थे। तो इसका उत्तर है चार्ल्स बूथ। ये भी देखिए डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप कर पाइएगा, नहीं तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मेडिवल का क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सुका सप्ताती इन पर्शियन एंड गेव इट अ टाइटल तूतीनामा। तो तूतीनामा किसने लिखा है, तो ये पता है हम लोग को, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शाबी का लिखा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये फैक्ट बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन लाइनर फैक्ट्स। चलिए अब यहाँ आपको पुरानी कुछ स्कीम्स दी हुई हैं, उनके लॉन्चिंग ईयर दी हुई, बड़ी फेमस स्कीम्स है। जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब है, 2005 में लॉन्च हुआ था। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम 1995 का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज की योजना कब की है, 1999 की है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब की है, 2001 की है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2143। देख लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कुछ जो अभी स्कीम चल रही है, साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स है ना जिनका बड़ा प्रभाव रहा, वो स्कीम्स आपको अपने सन के साथ याद रखनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें इस तरह के पेपर से पता चली और आगे भी ये ट्रेंड फॉलो होगा। प्रश्न नंबर 45, जो WHO है ना उसने अपना ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इंडिया में कहाँ खोला है, अभी इंडिया में खोला है, इसलिए ये आया हुआ है न्यूज़ में। तो ये जामनगर में खोला हुआ है ना, जामनगर गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन, आपका एनवायरनमेंट का सीधा सीधा क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या होगा, मीथेन, आपका ओजोन। आप कीजिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न आपका 47 नंबर लता मंगेशकर जी से है। इनका निधन हुआ था पिछले साल, तो इसलिए ये प्रश्न आया। तो आपको ओबिटोरीज जो है वो भी नहीं छोड़नी है ना। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर टू परफॉर्म एट लाइव एट लंडन रॉयल एल्बर्ट हॉल। और सेकेंड आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ कहा गया, शी मेड हर डेब्यूट एट द इंटरनेशनल स्टेज एट लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल। तो ये दोनों बातें सही है ना। अगर किसी ऐसी विशिष्ट कलाकार का या कलाकारा का निधन हुआ है और तो उसके बारे में उनसे जुड़ी जो तत्व हैं वो जानने बड़े ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये एक ट्रेंड हमें और पता चला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 जो है ये पूछा सुन्नी ट्रायंगल इन इराक के बारे में। तो इसमें से कौन सा नहीं आता, तो देखिए तिक्रित, रामादी और बगदाद ये तीनों ही सुन्नी ट्रायंगल का हिस्सा है इराक में। और कौन नहीं आता, बासरा नहीं आता। कारण जो सद्दाम हुसैन था वो तिक्रित के पास का रहने वाला था। एक फैक्ट आपको बताया जरा, चाहें तो जान सकते हैं। और जब तख्ता पलट हुआ, सद्दाम को लटका दिया गया, यूएस एंटर हुआ, तो उसके बाद इसी इलाके से जो सुन्नी बहुल क्षेत्र था इसमें से लोगों ने हथियार उठा लिए और टेररिज्म वहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 49 प्रश्न आपका फिर असर्शन रीजन का आ गया। ये कह रहा है जो 73rd अमेंडमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्स टू बी द वाटर शेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना।
एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो ये बात हम सबको पता है। पंचायत राज जो इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये मच कवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायत्स। तो ये बात भी सही है, PRI जो आया था इसकी वजह से, तो इसलिए जो रीज़न है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर से एक प्रश्न और है अगला, कि विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 200 मीटर्स बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट हेल्ड इन कोपेनहेगन इन अप्रैल 2022। अब देखिए इसका प्रश्न का पूछे जाने का कारण ये है कि इंडिया का जो स्विमिंग है उसमें कोई बहुत ज़्यादा नाम नहीं है स्पोर्ट्स में, पर एक इंटरनेशनल इवेंट किसी इंडियन ने जीती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये किसने जीती है? तो ये जीती है सज्जन प्रकाश ने। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोगों ने पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 50 तक चर्चा कर ली है। अब हम पार्ट 2 लेके आएंगे जहाँ प्रश्न नंबर 51 से उठाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, आपको को चीज़ें समझ में आए, इसलिए इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को बताने के लिए UPPCL 2023 के लिए हम लोगों ने मेंटरशिप बैच शुरू कर दी है। 4000 सवाल के साथ 10 फुल टेस्ट कराए जाएंगे, 1-to-1 मॉनिटरिंग होगी, जिससे GS पेपर आप हमारे साथ तैयार कर पाएँ, जिससे आपका एक भी सवाल छूटे नहीं। तो चंदमणि IAS अकेडमी के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।